हेलो एवरीवन। सो अब जो हमारा डिस्कशन होना है, हमारा जो टॉपिक है वो है एसडीएम, जिसको हम स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड के नाम से जानते हैं, राइट। लास्ट लेक्चर में इंट्रोडक्शन ऑफ यूनिट हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि बेसिकली अगर हम यहाँ पे जो यूनिट की बात करने वाले हैं, जिसमें हम दो टॉपिक डिस्कस करेंगे, एक स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड एंड सेकंड इज कॉलम एनालॉजी मेथड। सो स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड को कैसे यूज करना है और किसी भी इंडिटरमिनेट स्ट्रक्चर में या किसी कंटिन्यूअस बीम में या किसी फ्रेम में जब आप इसको अप्लाई करेंगे तो किस तरीके से इसको अप्लाई करना है और किस तरीके से ये इक्वेशन अप्लाई होती है और ये इक्वेशन कहाँ से आती है, इसके बारे में आज बेसिकली हमको बात करनी है, राइट। और वो इक्वेशन है क्या वो हमें देखना है और किस तरीके से हम स्टेप्स अप्लाई करेंगे और जो सपोर्ट मूवमेंट्स हैं उनको हम यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं या किसी भी कंटिन्यूअस बीम या फ्रेम को हम एनालाइज कर सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले हमें एसडीएम के बारे में पता होना चाहिए। तो बेसिकली जो एसडीएम मेथड है, स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड है, ये जिस मेथड को जिसने ड्राइव किया है वो जीए मैनी था। जीए मैनी 1915 में, मतलब 1915 में ये मेथड बेसिकली बनी हुई थी और ये सबसे बेस्ट मेथड मानी जाती है और बहुत पहले की मेथड है, ऑलमोस्ट फर्स्ट मेथड है। ये 1915 की बनी हुई है और जीए मैनी जिनका नाम था उनने बेसिकली ये मेथड को ड्राइव किया था। और इसमें जो हमारा अननोन रहता है, वो अननोन जो चलता है वो हमारा थीटा अननोन रहता है, मतलब एक तरीके से रोटेशन हमारी अननोन चलती है और डिस्प्लेसमेंट मतलब डेल जो है वो हमारा अननोन चलता है, जो अननोन हम यहाँ पे लेके चलते हैं। और यहाँ पे ज्वाइंट पे ये मेंबर अप्लाई करते हैं और फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की जो इक्वेशन बनती है वो बेसिकली जो इक्वेशन होती है वो स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन कहलाती है। अब इस इक्वेशन को बनाते कैसे हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। हमने एक यहाँ पे एक कंटिन्यूअस बीम ले लिया, एक कंटिन्यूअस बीम को हमने यहाँ पे कंसीडर कर लिया इस इक्वेशन को बनाने के लिए और इस पे हमने दो लोड अप्लाई कर दिए। एक W आपका कंसंट्रेटेड लोड लग रहा है जो फर्स्ट स्पान पे लग रहा है और सेकंड स्पान पे मैंने जो है वो भी एक कंसंट्रेटेड लोड को कंसीडर कर दिया W। अब वो किसी भी नेचर का आप लोड ले सकते हैं, आप W ले लीजिए या यूडेल ले लीजिए, वो आपकी चॉइस। और अब ये जो लोड की वजह से बीम के ऊपर जब ये लोड आएगा तो बीम क्या करेगा, आपका डिफ्लेक्ट करेगा। तो मैंने ये डिफ्लेक्टेड शेप कुछ बनाया हुआ है, ये डॉटेड करके मैंने इसको डिफ्लेक्ट कर दिया, यहाँ पे भी डिफ्लेक्ट कर दिया इस तरीके से, यहाँ पे भी डिफ्लेक्ट कर दिया। और हम क्या कर रहे हैं, ये जो कंटिन्यूअस बीम है इसमें जो इंटरमीडिएट स्पान है हमारा, इंटरमीडिएट मतलब ये जो ए पॉइंट है यहाँ पे और यहाँ पे ये बी पॉइंट है, जो इंटरमीडिएट मतलब सेंटर वाला जो स्पान है हम सिर्फ उसको कंसीडर कर रहे हैं। और उस स्पान के ऊपर अगर मुझे सपोर्ट ए के मूवमेंट्स निकालने हैं, फाइनल मूवमेंट्स, कि इस पर्टिकुलर लोडिंग के लिए ए सपोर्ट पे कितना फाइनल मूवमेंट आएगा और बी सपोर्ट पे कितना फाइनल मूवमेंट आएगा, तो इस मूवमेंट को कैलकुलेट करने के लिए, इस मूवमेंट को निकालने के लिए हम यहाँ पे स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड को कैसे अप्लाई करते हैं वो हम यहाँ पे देखेंगे। और स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड के लिए यहाँ पे क्या इक्वेशन फॉर्म होगी ए पॉइंट के मूवमेंट को निकालने के लिए और बी पॉइंट के मूवमेंट को निकालने के लिए, वो हमें यहाँ पे देखना है। और वो इक्वेशन को फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो जिसने ये मेथड बनाई है उसने ये बोला कि सबसे पहले आप जिस बीम के ऊपर और जिस स्पान के ऊपर सपोर्ट मूवमेंट निकालने चाहते हैं, ए पे या बी पे जो मूवमेंट निकालना चाहते हैं, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस लोडिंग की वजह से आने वाले कुछ फैक्ट्स को कंसीडर करना पड़ेगा और फिर सुपरपोजिशन थ्योरम लगा के आपको उन सारे फैक्ट को क्या करना पड़ेगा, सम करना पड़ेगा। जब आप उसका समेशन करोगे तो वहां से आपके पास एक फाइनल इक्वेशन निकल के आएगी जो आप ए के ऊपर मूवमेंट निकाल सकते हैं। इसी तरीके से फाइनल इक्वेशन बनेगी जिससे आप बी के ऊपर भी मूवमेंट्स निकाल सकते हैं। तो इसके लिए क्या क्या इफेक्ट्स लेने पड़ेंगे, तो सबसे पहला जो इफेक्ट हमें यहाँ पे लेना पड़ेगा, सबसे पहले क्या इफेक्ट लेना पड़ेगा, तो सबसे पहला जो हमें इफेक्ट लेना पड़ेगा वो हमें लेना पड़ेगा लोडिंग का, लोडिंग का इफेक्ट लेना पड़ेगा, राइट। तो लोडिंग का इफेक्ट मतलब कैसे, तो यहाँ पे अपन एक बीम कंसीडर कर लेते हैं, लाइक ए बी जो है, ए बी पे अपन ने ये ए बी मान लिया, यहाँ पे अपन इसको फिक्स्ड मान लेते हैं, यहाँ पे भी अपन इसको स्टार्टिंग में फिक्स्ड मान लेते हैं और यहाँ पे कोई भी एक लोडिंग आ रही है, लाइक अपन कंसंट्रेटेड लोड दिया है तो यहाँ पे कंसंट्रेटेड लोड ले। इस लोडिंग की वजह से क्या होगा, तो एमडीएम ऑलरेडी हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा हुआ है, जब कोई लोड लगता है तो उसकी वजह से कौन से मूवमेंट आते हैं, फिक्स्ड एंड मूवमेंट आते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है। सबसे पहले यहाँ पे जब ये बीम के ऊपर लोड लगेगा तो ये बीम को डिफ्लेक्ट करेगा, तो यहाँ पे एक जो मूवमेंट डेवलप होगा वो एंटी क्लॉक डेवलप होगा, मतलब उसको नेगेटिव आप लोग, और उसकी नेमिंग क्या होगी, तो मूवमेंट की बात करोगे और ये लोडिंग की वजह से आ रहा है तो फिक्स्ड एंड मूवमेंट होगा, तो इसको एम डैश या एम बार आप बोल सकते हो। और ए पे खड़े हो मतलब ए, और किस साइड में आप देख रहे हो, बी की तरफ, मतलब ये एम बार ए बी की वैल्यू यहाँ पे आपको मिलेगी। और इसी तरीके से जब ये बीम के ऊपर लोड लगेगा तो ये सेक्शन जब डिफ्लेक्ट होगा तो यहां से जो मूवमेंट डेवलप होगा वो क्लॉकवाइज होगा, दैट मीन कि आप उसको पॉजिटिव लेते हो। जब ये बीम नीचे जाएगा, ये ऐसे बैंड होगा, तो यहाँ से ये एंटी क्लॉक डेवलप होगा उसको रोकने के लिए, और यहाँ से क्लॉकवाइज डेवलप होगा, राइट। तो इसको आप बोलेंगे एम बार ए बी, इसी तरीके से इसको जो बोलेंगे वो बोलेंगे आप एम बार बी।
और कंसंट्रेटेड लोड है, सो कंसंट्रेटेड लोड और मिडिल पे लगा है अगर L/2 है, यहां से भी L/2 है, तो फॉर्मूला हम लोग क्या यूज करते हैं, -W L/8 यहाँ पे अप्लाई करते हैं, और इसी तरीके से यहाँ पे अप्लाई क्या करते हैं, +W L/8 अप्लाई करते हैं, राइट। अब इसी तरीके से अपन आगे बात करते हैं। तो ये फर्स्ट इफेक्ट है जो लोडिंग का इफेक्ट होगा इसके ऊपर। सेकंड जो अपन इफेक्ट की बात करते हैं, सेकंड इफेक्ट, वो सेकंड इफेक्ट क्या होता है, रोटेशन ऑफ ज्वाइंट। रोटेशन ऑफ ज्वाइंट की हम बात करते हैं। रोटेशन ऑफ ज्वाइंट एट पॉइंट ए, जिसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं थीटा ए से, और नंबर ऑफ बुक में इसको आई ए से भी रिप्रेजेंट किया गया है। किसकी बात कर रहा हूं मैं, रोटेशन ऑफ ज्वाइंट ए, जिसको हम थीटा ए से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या हम इसको आई ए भी बोल सकते हैं। तो अलग अलग बुक के ऊपर जब जाएंगे आप, तो अलग अलग बुक में अलग अलग नोटेशन यूज होते हैं। तो कहीं आपको थीटा ए भी मिल सकता है और आई ए मिल सकता है। अब रोटेशन एट पॉइंट ए या ज्वाइंट ए की बात करें तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक प्रॉप्ड कैंटिलीवर बीम कंसीडर करना पड़ेगा। प्रॉप्ड कैंटिलीवर बीम कैसा, यहां पे आप ले लीजिए एक रोलर सपोर्ट, और यहां पे आप ले लीजिए एक फिक्स्ड सपोर्ट। इसको बोलते हैं प्रॉप्ड कैंटिलीवर बीम, जिसका एक एंड फिक्स्ड होता है और दूसरे एंड पे एक रोलर सपोर्ट लगा रहता है। तो ये आपका प्रॉप्ड कैंटिलीवर बीम हो, राइट। अब इस प्रॉप्ड कैंटिलीवर बीम पे क्या करिए, इसकी नेमिंग करिए, ये पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। अब अगर मैं इस ए पॉइंट पे एक मूवमेंट अप्लाई करूं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एम, तो उसकी वजह से क्या होगा, जब ये मूवमेंट इस पे लगेगा तो ये बीम को डिफ्लेक्ट करेगा, तो जिसकी वजह से ए पॉइंट पे एक रोटेशन डेवलप होगा। यहां पे एक रोटेशन डेवलप होगा जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आएगा, क्योंकि जब बीम पे ये लोड लगेगा तो बीम नीचे की तरफ जाएगा, तो इस डायरेक्शन में जा रहा है, मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन। इसका मतलब ये जो रोटेशन है, इसी को हम बोलते हैं थीटा ए, और इसी को हम यहां बोल सकते हैं आई ए। और यहां पे तो रोटेशन आएगा नहीं, क्योंकि यहां पे ये फिक्स सपोर्ट है, ये बी पॉइंट है। तो अब मैं जो ये मूवमेंट अप्लाई करता हूं, ये मूवमेंट क्या होगा, तो सबसे पहले अगर आपको याद हो तो जो सोम आप सब्जेक्ट पढ़ते थे, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पढ़ते थे थर्ड सेमेस्टर में, वहां पे आप स्लोप डिफ्लेक्शन की कंडीशंस लगाते थे। तो यहाँ पे प्रॉप्ड कैंटिलीवर बीम पे जो रोटेशन आता है वो कितना आता है, तो वहां पे आपको बताया गया था ये इक्वल होता है ML/4EI के। 4EI के, एम मतलब यहाँ पे मूवमेंट है, एल मतलब लेंथ है, ई मतलब मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, आई मतलब मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है, और थीटा ए या आई ए जो है वो यहाँ पे रोटेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब अगर मुझे इसमें से मूवमेंट निकालना है, तो मूवमेंट क्या हो जाएगा, तो इसका मूवमेंट अगर निकालना है, एम निकालना है, तो ये एम निकालना है, तो ये ऊपर आ जाएगा 4EI, डिवाइड में क्या आ जाएगा एल, और यहाँ पे ऑलरेडी ये है थीटा है। इसका मतलब मूवमेंट कितना हो गया, 4EI/L इंटू थीटा है। इसका मतलब यहां जो मैं मूवमेंट एम अप्लाई कर रहा हूं वो एम किसके बराबर है, 4EI/L थीटा ए के बराबर है। और आपको ऑलरेडी जब मैंने लास्ट यूनिट में, लास्ट लेक्चर्स अगर आप देखेंगे एमडीएम के, तो वहां मैंने बताया था कि अगर किसी पर्टिकुलर एंड पे आप कोई मूवमेंट अपने से अप्लाई करते हैं, तो अगर आपका जो दूसरा एंड है वो फिक्स्ड है या ज्वाइंट है, तो उसमें ऑटोमेटिकली जो है वो हाफ मूवमेंट डेवलप हो जाता है, जिसको आप कैरी ओवर मूवमेंट बोलते हैं, एमडीएम में हमने पढ़ा। दैट मीन कि अगर मैं यहां पे मूवमेंट एम अप्लाई कर रहा हूं, और एम मतलब 4EI/L थीटा ए, तो यहां पे ऑटोमेटिकली सेम डायरेक्शन में, अगर ये क्लॉक है तो ये भी क्लॉक डायरेक्शन में प्लस में, यहां पे भी एक मूवमेंट डेवलप होगा एम, और वो किसके बराबर होगा, इसके हाफ के बराबर। मतलब इस वैल्यू को आप क्या करिए, 2 से डिवाइड कर दीजिए। तो 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2EI डिवाइड बाय एल, और साथ में रोटेशन है थीटा ए के बराबर। मतलब यहां ये ऑटोमेटिकली मूवमेंट डेवलप हो जाएगा। तो फर्स्ट इफेक्ट आपने लोडिंग का यहां पे कंसीडर किया। कर क्या रहे हैं हम लोग, स्लोप डिफ्लेक्शन की इक्वेशन को फाइंड आउट कर रहे हैं कि स्लोप डिफ्लेक्शन की इक्वेशन क्या होती है किसी भी पर्टिकुलर सपोर्ट पे फाइनल मूवमेंट निकालने के लिए। तो उसने बोला, जिसने ये मेथड बनाई है, उसने बोला कि सबसे पहले आप क्या करिए, लोडिंग के इफेक्ट को कंसीडर करिए। तो मैंने लोडिंग का इफेक्ट बता दिया। दूसरा उसने बोला कि ज्वाइंट ए पे रोटेशन का इफेक्ट कंसीडर करिए, तो मैंने रोटेशन ए पॉइंट पे निकाल लिया। अब इसके बाद वो ये बोलता है कि रोटेशन एट पॉइंट बी भी निकाली। मतलब आप क्या करना है, वापस से प्रॉप्ड कैंटिलीवर बीम हम लोग लेंगे। यहाँ पे वापस से आप यहाँ पे क्या करिए, एक प्रॉप्ड कैंटिलीवर बीम ले लीजिए, जिसमें क्या करिए, इस एंड को आप फिक्स कर दीजिए और इसको आप रोलर कर दीजिए, राइट। अब इसमें क्या करिएगा, अब यहाँ पे ये आपका जो पॉइंट था वो ए है, ये जो पॉइंट रहेगा आपका बी रहेगा। अब आपने क्या किया, फिक्स्ड वाले को रोलर कर दिया, और जो रोलर था उसको फिक्स्ड कर दिया। अब बी पे हमें रोटेशन देखना है, या बी पे हम जो मूवमेंट अप्लाई करेंगे वो देखना है। तो अब यहां पे ये वापस से रोलर है, इसका मतलब अगर मैं यहां पे फिर मूवमेंट अप्लाई करता हूं, तो यहां से मैंने ये मूवमेंट अप्लाई किया और ये क्या गया, एंटी क्लॉक डायरेक्शन में गया। तो यहां पे कुछ इस तरीके से रोटेशन डेवलप होगा, यहां ये रोटेशन डेवलप होगा जो किस डायरेक्शन में होगा, एंटी क्लॉक डायरेक्शन में। उसको आप क्या बोलेंगे, बी पॉइंट पे डेवलप हो रहा है, इसका मतलब वो कितना हो गया, थीटा बी हो गया। और ये जो मूवमेंट अप्लाई करेंगे वो मूवमेंट क्या हो गया, वो हो गया आपका एम।
और यहां पे भी जो मूवमेंट आपने अप्लाई किया, क्योंकि ये प्रोप्ड कैंटिलीवर बीम है, इसका मतलब यहां पे भी जो थीटा बी होगा वो किसके बराबर होगा, वो होगा ml बाय 4EI के बराबर, राइट। तो यहां पे जो आपका मूवमेंट अप्लाई हुआ है वो कितना हो जाएगा, तो इसके मूवमेंट की अगर मैं वैल्यू लिखूं यहां पे, तो वापस से ये जो मूवमेंट अपना हो जाएगा वो हो जाएगा 4EI डिवाइडेड बाय L, राइट। और यहां पे बात हो रही है थीटा बी की, और ये किसके बराबर है, m के बराबर। और जब ये मूवमेंट मैं यहां अप्लाई करूंगा और ये मैंने एंटी क्लॉक अप्लाई किया, तो यहां पे भी ऑटोमेटिकली एक एंटी क्लॉक मूवमेंट डेवलप होगा m, जो कि क्या होगा, जितना मूवमेंट ये अप्लाई किया उसके हाफ के बराबर होगा। तो हाफ मतलब उसको 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा 2EI डिवाइड बाय L, और ये क्या हो जाएगा, थीटा भी हो जाएगा, राइट। तो ये पहली जो बात हुई वो किसकी बात हुई, ज्वाइंट ए पे रोटेशन की। फिर किसकी बात हुई, ज्वाइंट बी पे रोटेशन की। अब इसके बाद एक और इसमें आपको इफेक्ट कंसीडर करना पड़ता है, जो कि आपके 4th नंबर की कंडीशन होगी। फर्स्ट कंडीशन थी लोडिंग का इफेक्ट, दूसरा था ज्वाइंट ए पे रोटेशन, तीसरा था ज्वाइंट बी पे रोटेशन, और एक चौथी एक और कंडीशन होती है, वो होती है सेटलमेंट की कंडीशन। सेटलमेंट का मतलब होता है कि अगर कोई आपका बीम है, उसके कोई एक सपोर्ट सेटल डाउन हो जाए, थोड़ी सी नीचे शिफ्ट हो जाए, तो उसकी वजह से कुछ एडिशनल मूवमेंट डेवलप हो जाते हैं, तो वो मूवमेंट भी आपको इसमें कंसीडर करने पड़ेंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पे एक फिक्स्ड बीम लेना पड़ेगा। ये मैंने एक फिक्स्ड बीम लिया। अब क्या हुआ, यहां से बी सपोर्ट जो है, ये ए सपोर्ट है और ये बी सपोर्ट है, बी सपोर्ट थोड़ा सा नीचे सेटल डाउन, तो कंडीशन कुछ ऐसी हो जाएगी। और ये जो डिस्प्लेसमेंट है, इसको अपन बोलते हैं डायल। इससे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं या ये वाला डायल भी ले सकते हैं, नंबर ऑफ बुक में अलग अलग दिया गया, राइट। तो मैं ये वाला डायल ले लेता हूं। ये जो डिस्प्लेसमेंट हुआ, यहां से नीचे जो शिफ्ट हुई आपकी सपोर्ट, इसकी वजह से कुछ एडिशनल मूवमेंट यहाँ पे डेवलप होते हैं। और वो क्या होते हैं, जब राइट वाला डाउन जाता है, ये ऑलरेडी एमडीएम में भी मैंने आपको बताया होगा, एमडीएम में इससे रिलेटेड केस भी सॉल्व किया है कि जब सेटलमेंट होता है तो उसकी वजह से मूवमेंट कैसे निकालते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि जब राइट वाला जो है वो डाउन चला जाता है, तो उस कंडीशन में आपके एंटी क्लॉक मूवमेंट डेवलप होते हैं, मतलब ये माइनस होगा, दैट मीन कि आपका ये भी क्या होगा, ये भी माइनस में होगा, राइट। और इस पे जो मूवमेंट होता है, इसकी वजह से जो मूवमेंट निकलता है एम ए बी, अगर मैं निकालूं तो वो होता है -6EI डेल बाय एल स्क्वायर के बराबर। और सेम कंडीशन में ये भी होता है, बस आप इसको एम बार बी ए से रिप्रेजेंट करिएगा, और ये होगा -6EI डेल बाय एल स्क्वायर। ये सेटलमेंट की वजह से जो मूवमेंट आते हैं, ये ऑलरेडी एमडीएम में हमने डिस्कस करें। तो इसने क्या बोला कि चार कंडीशंस को आपको, चार इफेक्ट्स को आपको कंसीडर करना है। फर्स्ट इफेक्ट आपका लोडिंग का, दूसरा ज्वाइंट ए पे रोटेशन का, तीसरा ज्वाइंट बी पे रोटेशन का, एम का, उसकी वजह से मूवमेंट जो होगा, और चौथा आपका होगा सेटलमेंट का। और फिर क्या करिए, सुपरपोजिशन थ्योरम लगा के क्या करिए, सबका सम कर दीजिए। तो जो आप ए पॉइंट पे सम करेंगे, ए पॉइंट की जितनी भी कंडीशन उनका सम करेंगे, वो आपको फाइनल मूवमेंट ए पे देगा। वो जो इक्वेशन बनेगी वो फाइनल मूवमेंट ए पे देगी। और जो बी पॉइंट का सम करेंगे, वो जो क्या देगा, वो क्या देगा, फाइनल मूवमेंट एट पॉइंट बी देगा। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, समेशन करते हैं किसका, सबसे पहले अपन ए बी के ऊपर ए का मूवमेंट निकालते हैं। तो ए का मूवमेंट मतलब क्या, उसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, एम ए बी से। ए सपोर्ट पे हमको फाइनल मूवमेंट निकाल, तो उसके लिए क्या करेंगे अपन, उसको ए बी से रिप्रेजेंट करेंगे। एम मतलब मूवमेंट हो गया, ए से बी मतलब ए से बी के लिए जा रहे हैं, मतलब ए के ऊपर फाइनल मूवमेंट देगा। तो सबसे पहली कंडीशन आपकी लोडिंग थी, उसमें सबसे पहले क्या वैल्यू थी ए पॉइंट पे, एम बार ए बी। इसका मतलब आपको यहां पे लेना पड़ेगा एम बार ए बी, राइट। फिर दूसरी कंडीशन थी, यहां जाइए, दूसरी कंडीशन में क्या था, दूसरी कंडीशन में आपने यहां पे एक मूवमेंट अप्लाई किया था, और वो मूवमेंट कितना था, 4EI बाय एल थीटा ए के बराबर। इसका मतलब यहां पे लेंगे प्लस 4EI बाय एल थीटा ए, या आप इसको आई ए भी लिख सकते हैं, राइट। प्लस तीसरी कंडीशन पे आ जाइए, ए पॉइंट पे क्या था, आपने यहां मूवमेंट अप्लाई किया था, जिसकी वजह से यहां पे हाफ मूवमेंट कैरी ओवर आया था, वो कितना आया था, 2EI बाय एल थीटा बी। तो यहां पे लिखेंगे 2EI बाय एल थीटा बी, राइट। और उसी के बाद फोर्थ कंडीशन में आपका सेटलमेंट वाला मूवमेंट आया था, कितना आया था, माइनस का 6EI डेल, मतलब यहां पे लेंगे -6EI डेल बाय एल स्क्वायर। अब इसको क्या करेंगे, इसका फाइनल मूवमेंट निकालने के लिए एबी के लिए क्या करेंगे, एम बार एबी को एज इट इज रहने देंगे, प्लस यहां से क्या कॉमन आ सकता है, 2EI यहां से भी आ सकता है, 2EI यहां से भी आ सकता है, 2EI यहां से भी आ सकता है, डिवाइड बाय एल भी सबके साथ में है, तो यहां पे हम कॉमन निकाल लेते हैं
2EI डिवाइड बाय L को कॉमन निकाल लेते हैं। तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, यहाँ 4EI था जिसमें से 2 बाहर निकल गया, तो क्या बचा, EI बाहर निकल गया, L भी बाहर निकल गया, थीटा ए बचा, और 4 में से क्या बचा, 2 बचा, मतलब यहाँ पे आप लिखेंगे कि 2 थीटा ए यहाँ पे बचा, राइट। प्लस यहाँ पे क्या बचा, 2EI बाय L पूरा बाहर आ गया, तो सिर्फ क्या बचा, थीटा बी। इसका मतलब यहाँ लिखेंगे, यहाँ पे सिर्फ थीटा बी बचा, या आप इसको IA IB भी बोल सकते हैं, राइट। अब यहाँ पे क्या बचा, तो 6 में से आपने 2 बाहर निकाल लिया, मतलब 3 बचा, क्योंकि 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस 6 आ जाएगा। तो यहाँ पे 3 बचा, EI बाहर निकल चुका है और L भी बाहर निकल चुका है, L स्क्वायर था, सॉरी यहाँ पे आपने देखा था L स्क्वायर था, यहाँ इसको L स्क्वायर करती है। तो यहाँ पे 2EI बाय L बाहर निकल चुका है, तो क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा 3, EI बाहर जा चुका है, डेल बचा है, तो डेल और डिवाइड बाय L स्क्वायर में से एक L बाहर गया है, तो एक L बचा। इसका मतलब आपके पास जो फाइनल इक्वेशन बची ए पॉइंट पे फाइनल मूवमेंट निकालने के लिए, वो क्या बनी, MAB इक्वल M बार AB प्लस 2EI बाय L ब्रैकेट 2 थीटा ए या IA प्लस थीटा बी माइनस 3 डेल बाय L। इसका मतलब अगर आपको किसी पर्टिकुलर ए सपोर्ट के ऊपर फाइनल मूवमेंट्स निकालने हैं, तो आप एसडीएम के अंदर ये इक्वेशन को अप्लाई कर दीजिए, इसमें वैल्यू पुट करिए, आपको ए पॉइंट पे आने वाला फाइनल मूवमेंट मिल जाए। अब इसको याद रखने का तरीका क्या है, ये तो मैंने आपको पूरा ड्राइव करके बताया, लेकिन आपको एग्जाम में जब अप्लाई करना है, वहां पे अपने पास लिमिटेड टाइम होता है, तो सीधी इक्वेशन अप्लाई करना, दैट मीन की इक्वेशन को आपको याद रखना पड़ेगा। तो इसको कैसे याद रखेंगे, आप सबसे पहले एबी का मूवमेंट निकालेंगे, एबी का निकालना है ना, तो एबी निकालना है मतलब उसी का फिक्स्ड मूवमेंट लेना है, एम बार एबी, ऐसे याद रखिएगा। एबी निकाल रहे हैं तो उसी का फिक्स्ड मूवमेंट एम बार एबी प्लस 2EI L बाय कॉमन चलेगा, 2EI बाय L कॉमन चलेगा, ब्रैकेट आप कहां से चल रहे हैं, ए से, तो आपको ट्वाइस लेना है थीटा ए का, राइट। आप ए से चल रहे हैं, इसका मतलब 2 टाइम्स आपको क्या लेना है, थीटा ए, और फिर कहां पहुंच रहे हैं, बी पे, तो थीटा बी आपको लेना है, और माइनस 3 डेल बाय L आपका चलेगा। और ये 3 डेल बाय L का भी याद रखिएगा कि जब आपको सेटलमेंट की कंडीशन दी हो, क्वेश्चन जो होगा अगर वो बोल रहा है कि कोई सपोर्ट आपका सेटल कर रहा है, तब आपको इसको लेना है। अगर वो सेटलमेंट की बात नहीं कर रहा, तो इक्वेशन आपकी सिर्फ यहां तक चलेगी, मतलब 2 थीटा ए प्लस थीटा बी तक ही आपको याद रखना। माइनस 3 डेल बाय L तभी आएगा जब सेटलमेंट की बात होगी, अगर बात नहीं होगी तो वो नहीं आएगा। अब इसी तरीके से अगर मुझे बीए का फाइनल मूवमेंट निकालना है, एमबीए निकालना है, तो एमबीए के लिए मैं क्या करूंगा, बी की सारी कंडीशंस का सम कर लूंगा। तो बीए निकालना है तो क्या हो जाएगा, एम बार बीए, बीए का निकाल रहा हूं तो एम बार बीए प्लस मैंने बोला 2EI बाय L कॉमन रहेगा, जैसे आप इसको ले लीजिए 2EI बाय L थीटा ए, फिर ये आ जाएगा 4EI बाय L थीटा बी, उसके बाद ये आ जाएगा माइनस 6EI डेल बाय L स्क्वायर। मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, तो ये क्या हो जाएगा 2EI बाय L कॉमन आ जाएगा, और यहां कंडीशन होगी कहां से चल रहा है वो, बी से, मतलब 2 थीटा बी आएगा प्लस थीटा ए आएगा माइनस 3 डेल बाय L आएगा। ये फाइनल इक्वेशन किसके लिए हो जाएगी, बी पॉइंट पे फाइनल मूवमेंट निकालने के लिए। सो इस तरीके से स्लोप डिफ्लेक्शन जिसने दी है, उसने अपन को ये इक्वेशंस बना के दी हुई हैं। इन इक्वेशंस में अगर हम जाके वैल्यूज को पुट करते हैं, तो हमें फाइनल मूवमेंट, फाइनल सपोर्ट मूवमेंट जो पर्टिकुलर ए पॉइंट पे चाहिए या बी पॉइंट पे चाहिए या अगले कोई नेक्स्ट पॉइंट पे चाहिए, वो हम इसमें निकाल सकते हैं। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसको अप्लाई करना सीखेंगे, और किस तरीके से अप्लाई करते हैं हम उसकी बात करेंगे। थैंक यू।